T20 हिंदी। तो यह मार्शल यूनियन का मानक गया है ना। रूई ने डिस्पैच सुविधा में मेज पर रखी वस्तुओं पर नजर डाली। मेज पर एक मुखौटा, एक वर्दी और एक अजीब दिखने वाला उपकरण था। मास्क वैकल्पिक था, लेकिन अकादमी द्वारा सभी मार्शल अप्रेंटिस के लिए इसकी अत्यधिक अनुशंसा की गई थी। कई बार मार्शल अप्रेंटिस को अपने मिशन के दौरान अनिवार्य रूप से शक्तिशाली तृतीय पक्ष संगठनों की नाराजगी और द्वेष का सामना करना पड़ता था। हालांकि इन संगठनों के पास समग्र रूप से मार्शल यूनियन को कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन यह व्यक्तिगत मार्शल कलाकारों के लिए जरूरी नहीं था। मार्शल आर्टिस्ट ज्यादातर लोगों के लिए डरावने और अछूत थे, लेकिन ज्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों के लिए यह सच नहीं था। इन संगठनों के लिए व्यक्तिगत मार्शल आर्टिस्ट, खास तौर पर युवा और निचले दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को धमकाना संभव था। इस प्रकार युवा और कमजोर मार्शल आर्टिस्ट को मास्क पहनने की सलाह दी गई। मास्क को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वे चेहरे की सभी विशेषताओं को छिपा सके और दृष्टि या किसी अन्य इंद्रियों को बाधित न करे। रूई के मामले में उन्होंने उसे बालों का रंग बदलने वाला एक मास्क भी दिया, जिसका खास उद्देश्य बालों के अनोखे या अप्राकृतिक रंगों को छिपाना था, जिससे उनकी पहचान उजागर हो जाती थी। रूई ने स्वीकार कर लिया था, भले ही यह एक निम्न श्रेणी का मिशन था, लेकिन वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। हालांकि वह खुद अपनी युद्ध क्षमता के कारण सुरक्षित हो सकता था, लेकिन अनाथालय में रहने वाले उसके परिवार के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था, जो तुलनात्मक रूप से कमजोर थे। वर्दी को भेदी हथियारों के प्रति प्रतिरोधी माना जाता था, जो विशेष रूप से प्रशिक्षुओं के लिए थी। जाहिर है कि उच्च क्षेत्र स्वाभाविक रूप से भेदी हमलों के प्रति प्रतिरोधी थे और आमतौर पर उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती थी। वर्दी पर मार्शल यूनियन का प्रतीक और साथ ही मार्शल प्रशिक्षुओं से जुड़ी रंग योजना भी थी। आखिरी वस्तु कुछ अजीब थी। रूई को बताया गया था कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से वह प्रेषण, क्लाइंट सत्यापन, मिशन की शुरुआत और समापन के साथ साथ मिशन की विफलता या सफलता के क्षण को रिकॉर्ड कर सकता है। रूई जाहिर तौर पर इस पर चिन्हित बटनों के माध्यम से इन घटनाओं के समय को रिकॉर्ड और रिले कर सकता था। वह एसओएस सिग्नल भी भेज सकता था और आपातकालीन सहायता के लिए अनुरोध कर सकता था। रूई को इस बात से आश्चर्य हुआ कि यह पहली बार था जब उसने दुनिया में संचार प्रौद्योगिकी देखी थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह अस्तित्व में है, क्योंकि उन्होंने अनाथालय में या यहाँ तक कि हजन के हलचल भरे शहर में अपने जीवन के दौरान इसका कोई संकेत नहीं देखा था। लेकिन वह गलत साबित हुआ। तथ्य यह है कि यह मानक जारी उपकरण था, जिसका मतलब था कि यह तकनीक उसकी सोच से कहीं अधिक प्रचलित थी। ये काफी संभावना थी कि यह तकनीक किसी गूढ़ संसाधन या घटना पर आधारित थी। अगर संचार तकनीक के लिए जिम्मेदार गूढ़ पदार्थ कुछ हद तक दुर्लभ थे, तो यह समझा सकता था कि यह तकनीक सर्वव्यापी क्यों नहीं थी। इस उपकरण ने रूई और अन्य मार्शल कलाकारों को मिशन की प्रगति के बारे में मार्शल यूनियन के साथ प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद करने और अद्यतन करने में सक्षम बनाया। एक बार जब रूई ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली, तो उसे भेजने का समय आ गया। समय दर्ज करने और कुछ कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने के बाद रूई निर्दिष्ट आरंभिक गंतव्य के स्थान पर दौड़ने लगी। हाजन शहर के बाहरी इलाकों में से एक में एक छोटा सा होटल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे जैसे रूई निर्धारित मिशन के स्थान पर पहुंचता गया, जिलों का बुनियादी ढांचा और जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे कम होता गया। समानांतर वॉक और संतुलित दिशा का उपयोग करने के 1 घंटे के भीतर वह होटल को देख सकता था। इतना अलग और सुदूर स्थान, और फिर भी उन्हें एक अंगरक्षक चाहिए। रूई ने विचार को खारिज करने से पहले सोचा। वह सिर्फ एक मिशन के लिए आभारी था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, इस मिशन से वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। वह कुछ दूरी पर रुक गया। कुछ लोगों का गिरोह होटल मालिक से झगड़ रहा था। डाकू या लुटेरे हो सकते हैं। रूई ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि मालिक के विरोध के बावजूद वे लोग जबरन अंदर घुस आए। रूई ने फिर से कहा, होटल की ओर भागते हुए, अगर इन लोगों के इरादे बुरे थे तो उसका मुवक्किल भी खतरे में था। जैसे ही वह होटल के पास पहुंचा, उसने एक नीले बालों वाली युवती को खिड़की से बाहर आते देखा। बालों का वह रंग विवरण और रेखाचित्र से मेल खाता है। रूई ने भ्रमित होने के बावजूद खुशी मनाई, लेकिन जब वह पैरामीटर पर गश्त कर रहे एक आदमी से टकराई तो वह घबरा गई। रूई को ये देखकर झटका लगा कि उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और घसीट कर ले गया। प्रहार। अंधे स्थान से मंदिर पर एक महत्वपूर्ण दबाव प्रहार ने उस आदमी को बेहोश कर दिया, जिससे उसे झटका लगा। उसने राहत की सांस ली और उसे देखा। आप निश्चित रूप से बेलाहिया हैं। रूई ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया।
भगवान का शुक्र है, अगर मैं अपने पहले ही मिशन पर अपने क्लाइंट को खो देता तो ये बहुत शर्मनाक होता। केन और फे उसे कभी भी इसका अंत सुनने नहीं देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है, युवा महिला। उसने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। वह अवाक उलझन से उसे घूरती रही। तुम मेरे अंगरक्षक हो। हाँ, रूई ने उसका हाथ पकड़ लिया। समय नहीं है, चलो। अरे, मैंने उसे ढूंढ लिया, एक आदमी की आवाज ने ऊंची आवाज में घोषणा की। चलो, रूई ने चिल्कर कहा। बहुत देर हो गई, लगता है मुझे उनसे निपटना होगा। शुक्र है कि रूई को उनके बीच कोई मार्शल अप्रेंटिस नहीं दिखा। मार्शल अप्रेंटिस के पास कोई अदृश्य आभा या दबाव नहीं था जो मार्शल स्क्वायर या सीनियर के समान परिभाषित था। लेकिन रूई जैसा मार्शल अप्रेंटिस उन्हें आसानी से सामान्य लोगों से अलग पहचान सकता था। सावधान, उसने मार्शल अप्रेंटिस की वर्दी पहन रखी है। उस आदमी ने दूसरों को चेतावनी दी क्योंकि वे चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। रूई ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह उन पर इतनी तेजी से दौड़ा कि वे प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। फिर उसने एक फ्लोइंग कैनन लॉन्च किया और उनमें से कई को उड़ा दिया। बम बम बम। रूई ने उनके क्रूर प्रहारों को चकमा देते हुए उनके चारों ओर चक्कर लगाया तथा उनके विशेष रूप से कमजोर और दर्दनाक क्षेत्रों में वाइटल प्रेशर से उन्हें साफ साफ दंडित किया, जिससे वे जमीन पर गिर गए या पूरी तरह से लड़खड़ा गए, जिससे थोड़ी पर तेज प्रहार हुआ, जिससे वे बेहोश हो गए। 10 सेकंड के अंतराल में एक किशोर लड़के ने 15 आदमियों को नीचे गिरा दिया था। बेला उसे देखकर अचंभित रह गई जब वह अपना सामान समेटकर वापस उसके पास चला गया। वह हमेशा से ही जानती थी कि मार्शल आर्टिस्ट बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन ये जानना और उन्हें लाइव एक्शन में देखना दो अलग अलग बातें थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति जो इतना युवा दिखता है, वह पहले से ही मार्शल अप्रेंटिस हो सकता है। क्या तुम ठीक हो? रूई ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उसे उसकी ख्याली दुनिया से बाहर निकाला। मैं ठीक हूँ, उसने किसी तरह खुद को ऊपर खींचते हुए कहा। वे लोग अंततः जाग जाएंगे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। रूई ने जोर दिया। हम एक बार बेहतर जगह पर पहुंच जाएंगे तो बात करेंगे। NO12BJAN.C। ओम बेला ने अपने ख्यालों से बाहर आकर गंभीरता से सिर हिलाया। तभी मिस, उसके परिचारिका ने पुकारा। पुत्र, क्या तुम ठीक हो? बेला ने चिंतित होकर पूछा, जिसके जवाब में उसे सिर हिलाकर जवाब मिला। शुक्र है कि उन लोगों ने उसे केवल दरवाजा खोलने को कहा था और अपने लक्ष्य की तलाश में इधर उधर झांकते रहे और जब वे उसे नहीं पा सके तो चले गए। बेला ने रूई की ओर देखा। हमें तुरंत इस जिले को छोड़ना होगा। मैं दक्षिण की ओर जा रही हूँ, शहर के बाहरी इलाके की ओर, फिर पड़ोसी शहर लक्सस की ओर जाने वाली मालगाड़ी पकड़ूंगी। हमें हाजिन में तुम्हारा साथ चाहिए और हमारी रक्षा करनी चाहिए, उसने जोर दिया। रूई ने सिर हिलाया। हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी हमें गंभीरता से जाने की जरूरत है, उसने पुत्र का सामना करने से पहले कहा। हालांकि आप मेरी सुरक्षा में नहीं हैं और अधिक लोगों के होने से हम और धीमे हो जाएंगे। बेला ने मुंह बनाया, धीरे से सिर हिलाया और फिर अपने अटेंडेंट की ओर मुड़ी। पुत्र, मैं तुम्हें हमारे साथ आगे नहीं आने दूंगी। यात्रा बहुत खतरनाक होगी, वापस घर लौट जाओ। इस मामले में उसने अपने अटेंडेंट को कोई विकल्प नहीं दिया। वह रूई की ओर मुड़ी और सिर हिलाया। चलो चले। रूई ने जवाब में सिर हिलाया। तुम बहुत धीमे हो, मुझे तुम्हें तब तक उठाकर चलना होगा जब तक हम कोई रिक्शा नहीं ढूंढ लेते या ऐसी जगह नहीं पहुंच जाते जहां हम आराम से बैठ सकें। समय सार का है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह झपट्टा मारकर आया, उसे राजकुमारी की तरह उठाकर ले गया, फिर संतुलित दिशा, समानांतर चाल और हेलिकल ब्रीदिंग को सक्रिय किया। बाधा और बोझ के बावजूद वह अभी भी मानव सीमा से परे गति से दौड़ने में सक्षम था। इस बीच बेला ने शर्मिंदगी के साथ उसे अजीब तरह से पकड़ रखा था क्योंकि वह उन अत्यधिक गति पर अपनी पकड़ को फिसलने नहीं देना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि रूई को उसकी अजीबोगरीब स्थिति का एहसास नहीं था, या खुद की भी नहीं। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। उसका जीवन और मिशन दांव पर था, केवल एक मूर्खी सफलता के रास्ते में शर्मिंदगी जैसी किसी चीज को आने देगा। क्या उन लोगों को न मारना ठीक था? उसने एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा। अगर यह एक साधारण बॉडीगार्ड मिशन होता तो यह कोई समस्या नहीं होती, रूई ने कहा। समस्या यह है कि सामूहिक हत्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगी।
कानून प्रवर्तन अधिकारी हर जगह होंगे और हमारी तलाश करेंगे, और यहाँ तक कि मार्शल यूनियन भी इसमें शामिल हो सकता है, और यह अच्छे तरीके से नहीं होगा। उन्हें मारने से हमारी ओर और भी अधिक ध्यान जाएगा और साफ बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है कि हम उन्हें छोड़ दें और अपने गंतव्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। बेला जवान थी, मूर्ख नहीं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी हमें केवल अंदर ले जाएंगे, हमसे बयान दर्ज करवाएंगे और फिर बिना सुरक्षा के हमें छोड़ देंगे, क्योंकि हम मेरे जीवन और भलाई के प्रति गलत इरादे का सबूत नहीं दे सकते। आप सही कह रहे हैं, उन्हें मारने के फायदे से ज्यादा नुकसान है। रूई ने चुपचाप सिर हिलाया। सच तो यह है कि इससे भी बड़ी वजह थी कि उसने उन्हें न मारने का फैसला किया था। वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपने जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं की थी। बचपन में हुई अपहरण की घटना को छोड़कर उसने कभी किसी की हत्या करने की इच्छा भी महसूस नहीं की थी। वह खुश था कि उन्हें जीवित छोड़ने के पीछे ठोस कारण था। उसे यकीन नहीं था कि वह उन्हें एक एक करके मार सकेगा। उसने अंदर ही अंदर आह भरी, यह एक ऐसी समस्या है जिसे मुझे ठीक करना होगा। मार्शल, दुनिया मौत से भरी हुई है। कुछ लोग हैं जो मारते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मारे जाएंगे। मुझे पहले वाले समूह में आना चाहिए, दूसरे वाले में नहीं। शुक्र है कि उसके पास अभी भी कुछ समय था, इससे पहले कि वह यह विकल्प चुनने के लिए मजबूर हो जाए। उसे एक ऐसी मानसिकता को तैयार करने और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी जो जरूरत पड़ने पर हत्या करने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि रूई एक बेहद शांतिप्रिय या दयालु व्यक्ति था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने 39 साल ऐसी दुनिया में बिताए जहां हत्या बेहद घृणित थी। हत्या के साथ सहज होना आसान नहीं था। एक और इंसान को साथ लेकर चलने के बावजूद रूई काफी तेजी से सबसे नजदीकी इलाके में पहुंचने में सफल रहा। उसने उन रास्तों से भी परहेज किया जहां वे जरूर देखे जा सकते थे और ध्यान आकर्षित कर सकते थे। तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे या छुपाने होंगे, रूई ने जोर दिया। इससे इस बात की संभावना बहुत कम हो जाएगी कि अगर तुम्हारा पीछा करने वाले लोग कभी इस जिले में जांच करेंगे तो वे हमें पहचान पाएंगे और याद रख पाएंगे। उसने सिर हिलाया, अपने बालों को जितना हो सके उतना कसकर बांधा और फिर अपने पास मौजूद कपड़े से उन्हें ढक लिया। आपको उस वर्दी को भी उतारना होगा, इससे ध्यान आकर्षित होगा, क्योंकि मार्शल अप्रेंटिस इन दूरदराज के जिलों में शायद ही कभी देखे जाते हैं। NOWELLBEIN.CO। आधे घंटे बाद वे एक सस्ते सराय में ठहरे। रूई ने बहुत पहले ही अपना मुखौटा उतार दिया था और बेला द्वारा सबसे नजदीकी सराय से खरीदे गए कपड़े पहन लिए थे, जबकि उसने अपने बालों को बेला की तरह ही एक बंधे हुए कपड़े से ढक रखा था। उसके बाल बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाले और अलग अलग थे, और उन कष्टप्रद अंधविश्वासों का तो जिक्र ही न करे जो निस्संदेह इस मिशन को और भी कठिन बना देंगे। दोनों ने ये सुनिश्चित किया था कि उनमें कोई ऐसा विशिष्ट गुण न हो जिससे लुमाइना गिरोह उन्हें पहचान सके और पूछताछ करने पर जानकारी दे सके। अब समय आ गया है कि हम बात करें, रूई ने कमरे के दूसरी तरफ बैठते हुए कहा। जितना ज्यादा तुम बताओगे, मैं उतनी ही बेहतर तरीके से तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे पाऊंगा। बेला ने आह भरी, आप विशेष रूप से क्या जानना चाहते हैं? आपके पीछा करने वालों का दायरा, शक्ति, प्रभाव और सामान्य खतरे का मूल्यांकन, रूई ने जवाब दिया। आपके उद्देश्य और योजनाएं। याद रखें, मिशन की अधिकतम समय सीमा 3 दिन है। मैं हमेशा आपके आसपास नहीं रह सकता। बेला ने सिर हिलाया, आह भरी। हाजिन शहर के गूढ़ उद्योग में एक बड़ी ताकतवर कंपनी मेरा पीछा कर रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके माफिया से संबंध है और वे अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से गिरोह हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। उनका उद्देश्य आदर्श रूप से मुझे जीवित पकड़ना होना चाहिए, ताकि वे किसी न किसी तरह से मुझे मेरे शेयर सौंपने के लिए मजबूर कर सकें। रूई ने सोचते हुए सिर हिलाया। वह आदमी निश्चित रूप से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जहां तक मेरी योजनाओं का सवाल है, मेरे पिता की कंपनी की शाखाएं उन शहरों में हैं जहां लोमाइनर्स ने अभी तक विस्तार नहीं किया है। मेरे बचने की सबसे बड़ी संभावना उन शाखाओं तक पहुंचना और सुरक्षित रूप से समेकित होना है, उसने समझाया। मेरे कुछ प्रश्न हैं, यदि आप बुरा न माने तो। आगे बढ़ो। सबसे पहले, यदि ये परिवार की शाखाएं हाजिन शहर के साथ साथ बाहरी शहरों में भी हैं, तो अपनी हाजिन शाखा के बजाय उन शहरों में जाने की क्या जरूरत है? उसने पूछा, उसके निर्णय को समझ पाने में असमर्थ। जब मुझे ये खबर मिली तब मैं अपने निजी पेंट हाउस में थी। मैं अपनी निजी बचत के साथ तुरंत ही एस्टेट से भाग गई थी, बेला ने बताया। मैंने सुना कि एस्टेट के लगभग 10-15 मिनट बाद ही मेरे निजी घर पर पुरुषों के गिरोह आ गए थे।
ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे मेरे हायर इंडस्ट्रीज शाखाओं में जाने के लिए जिम्मेदार न हो। इसके अलावा कंपनी के अच्छे खासे शेयरों के स्वामित्व के साथ उनके पास इसके कार्यकारी संचालन पर कुछ हद तक अधिकार और प्रभाव है। इस वजह से अगर मैं हाजिन शाखा में जाने की कोशिश करती तो उनके लिए मुझे फंसाना और पकड़ना आसान होता। रूई ने सिर हिलाया। ये बात समझ में आई। क्या यही कारण है कि आप केवल एक ही मार्शल अप्रेंटिस को नियुक्त करने में सक्षम थे? बेला ने सिर हिलाया। मुझे कभी भी हायर इंडस्ट्रीज की अपार संपत्ति तक पहुंच नहीं मिली। मैं सिर्फ 17 साल की हूं। मेरे पिता हमेशा सख्त थे क्योंकि उनका मानना था कि मुझे बहुत ज्यादा निजी संपत्ति देकर बिगाड़ना मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी बनने से रोकेगा। मार्शल यूनियन से एक अंगरक्षक को नियुक्त करने के लिए मैंने जो धन इस्तेमाल किया वह सब मेरी कमाई का धन था। बेला ने आह भरी। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं शाखा तक पहुंच पाती और कई उच्च श्रेणी के मार्शल प्रशिक्षुओं को काम पर रखते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर पाती। लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूई को समझ में आ गया कि एक बड़े आदमी की बेटी होने के बावजूद वह इतनी कंगाल क्यों लग रही थी। मिशन बिल द्वारा दी गई जानकारी और बेला ने जो कुछ उसे बताया था उससे उसे आखिरकार स्थिति की पूरी समझ मिल गई थी। ठीक है, तुम किस शाखा में जाना चाहते हो? लेक्सस टाउन शाखा, बेला ने उत्तर दिया। यह एक ऐसा शहर है जहां लुमिना इंडस्ट्रीज ने अभी तक विस्तार नहीं किया है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि बाजार उनके स्थापित क्षेत्रों के अनुरूप नहीं है। उनकी शक्ति और प्रभाव को काफी हद तक बाधित किया जाना चाहिए। गिरोहों का बेतरतीब ढंग से उपयोग करना लेक्सस की स्थानीय माफिया को अच्छा नहीं लगेगा। रूई ने सिर हिलाया। शायद यह उसकी परिस्थितियों में सफलता का सबसे अच्छा मौका था। बस एक समस्या है, मिशन की सीमा 30 किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित है। मैं उससे आगे नहीं जा सकता, जिसका मतलब है कि मैं आपको सिर्फ रास्ते के एक हिस्से तक ही सुरक्षित रख सकता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेला ने सिर हिलाया। उसे इसकी उम्मीद थी। मुझे इस बात का एहसास है, जब मैंने बॉडीगार्ड मिशन को कमीशन किया था तब मुझे इस बात का एहसास था। मिशन की रेंज और समय सीमा बढ़ाने से मिशन की लागत बढ़ जाती है। मुझे समय सीमा और मिशन की रेंज के बीच एक अच्छा संतुलन चुनना था। उच्च रेंज लेकिन बेहद कम समय सीमा वाले मिशन या उच्च समय सीमा और कम त्रिज्या वाले मिशन को कमीशन करने का कोई मतलब नहीं होगा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि 3 दिन और 30 किलोमीटर एक अच्छा संतुलन था। 30 किलोमीटर मुझे हाजिन से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है, जो सबसे कठिन हिस्सा है। एक बार जब मैं बाहर आ जाता हूं तो लुमाइनस विवश और सीमित हो जाते हैं। मेरे पास सफल होने का एक अच्छा ठोस मौका है, जब तक मैं सावधान रहूं। रूई ने सिर हिलाया। ठीक है, हाजिन से भागने के लिए तुम कौन सा रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हो? आमतौर पर अंगरक्षक को सुरक्षा के मुवक्किल की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेना होता है, लेकिन इस मामले में रूई ने विषयांतर किया और निर्णय उसके हाथों में छोड़ दिया। वह स्पष्ट रूप से खुद बहुत अधिक जानकार और काफी चतुर थी। मी और गर्म। रूई ने अपना सिर हिलाया और अंदर ही अंदर आहें भरते हुए कहा, ये बेवकूफ हार्मोन मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 12 से 21 वर्ष की आयु के बीच लड़कों में प्रति यूनिट रक्त में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो उनके शेष जीवन काल में धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कामेच्छा अत्यधिक बढ़ जाती है। शुक्र है कि रूई के दिमाग ने विकास के दूसरे दौर से गुजरने के कारण अपनी सहनशक्ति को मजबूत किया था और अधिकांश भाग के लिए हार्मोन जैसे प्रभावों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम कर दिया था। हालांकि वह केवल प्रतिरोधी था, प्रतिरक्षा नहीं। लड़के तो लड़के ही होते हैं। बेला ने एक नक्शा निकाला। मैं ऐसे मार्गों पर विचार कर रही थी जो सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे कम आबादी वाले दोनों जिलों से होकर गुजरते हों। रूई ने भौहें सिकोड़ी। क्या हाजिन के सबसे कम आबादी वाले जिलों में ही रहना ज्यादा समझदारी नहीं होगी, क्योंकि वहां बहुत कम लोग हैं? बेला ने अपना सिर हिलाया। जरूरी नहीं। अगर हमारा भेस आधा अधूरा भी हो, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी जिलों में हमें ढूंढना एक दुर्स्वप्न होगा। हालांकि अगर हमारी पहचान से समझौता हो जाता है तो अधिक दूरदराज के जिले अधिक फायदेमंद होंगे, क्योंकि अधिक दूरदराज के स्थानों में छिपना कठिन होता है। रूई ने सिर हिलाया। ये बात समझ में आती है। उस स्थिति में शहरी इलाकों में एक आदर्श भेस जहां हम पृष्ठभूमि के लोगों में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, जब तक कि हमें किसी भी बिंदु पर अपनी पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता न हो, उन्हें हमें खोजने में संघर्ष करना चाहिए। बेला ने सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक है। हाजिन से निकलकर लक्सेस पहुंचने के बारे में क्या ख्याल है? रूई ने पूछा। पैदल वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है।
मेरा एक स्थानीय लघु स्तरीय माल परिवहन कंपनी से गहरा संबंध है। मैं अपने पिता और मेरे करीबी परिचित निदेशक से अनुरोध करने की योजना बना रही हूं कि वे मुझे हाजिन से बाहर और लक्सेस के अंदर बिना किसी पहचान के तस्करी करके ले जाएं। बेला ने बताया, इसके बाद मैं खुद ही प्रबंध कर लूंगी। रूई ने सिर हिलाया। इससे उसके सारे संदेह दूर हो गए। वातावरण में शांति और असहजता बढ़ती गई, क्योंकि उनके पास बातचीत के लिए विषय खत्म हो गए। हमें अगले सफर के लिए खुद को तैयार करने से पहले थोड़ा तरोताजा हो जाना चाहिए और खाना पीना चाहिए, रूई ने कहा। मेरे पास बॉडीगार्ड मिशन के लिए केवल 3 मानक निम्न श्रेणी के कायाकल्प औषधि और एक उपचार औषधि है। दुर्भाग्य से मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कोई भी नहीं है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बेला ने आह भरी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। बेला जब थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई तो रूई ने मिशन के बारे में सोचा। मिशन की कठिनाई निश्चित रूप से मामूली नहीं थी, ये तो पक्का था। हालांकि रूई को इससे कोई खास शिकायत नहीं थी, क्योंकि एक मुख्य कारण ये था कि मार्शल यूनियन ने कम कीमत वाले मिशनों के लिए मार्शल आर्टिस्ट को मुआवजा दिया था। इसका मतलब ये था कि जब तक रूई ये दिखाने में सक्षम था कि मिशन की कठिनाई मार्शल यूनियन के मूल्यांकन से अधिक है, उसे और भी अधिक मार्शल क्रेडिट प्राप्त होंगे, जिससे उसे और भी बेहतर तकनीकें खरीदने में मदद मिलेगी। रूई इस विचार पर शार्क की तरह मुस्कुराए। लानत है, कमरे में एक गाली गूंज उठी। अगर फेरौन लोमिना को पता होता कि यह लड़की इतनी फिसलन भरी है, तो वह पहले से कहीं ज्यादा सावधान हो जाता। लेकिन उसे पता नहीं था और वह यहाँ था। उसे ये सुनकर बुरा लगा कि बेला ही अपने निजी घर पर नहीं है और अपने पिता की मौत की खबर सुनते ही वह जल्दी से चली गई। यह अजीब व्यवहार था। कौन सी बेटी अपने पिता की मौत की खबर सुनकर बिना बताए घर से भाग गई? शोक मनाने का समय क्यों नहीं था? दुख के बजाय उसके व्यवहार से डर का संकेत मिल रहा था। इन सब बातों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह पहले से ही अपनी स्थिति को समझ चुकी थी तथा उसने अपनी सुरक्षा के लिए पूर्व निवारक उपाय कर लिए थे और उसने उसकी उम्मीदों को पार कर लिया था। वह तत्काल पकड़ से बचने में कामयाब रही और काफी समय तक छिपी रही, जिससे उसे मार्शल यूनियन से एक मार्शल प्रशिक्षु को काम पर रखना पड़ा, जिससे उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो गया। मार्शल प्रशिक्षुओं को साधारण लोगों द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता था, बिना किसी विशाल संख्यात्मक लाभ के, और तब भी सफल होने के लिए वास्तव में उल्लेखनीय और लाभप्रद परिस्थितियों की आवश्यकता होती थी। केवल मार्शल आर्टिस्ट ही मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकते हैं। फेरौन ने कमरे के कोने में एक काले व्यक्ति की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। क्या ये सही नहीं है, अजाजेल? उस छायादार आकृति ने बिना कुछ बोले हल्के से सिर हिलाया। तैयार रहो, अगर कभी लड़की गलती करती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम काम पूरा कर दोगे, फेरोन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे और उस शरारती मार्शल अप्रेंटिस को मार डालो। रूई ने अपने बालों को कसकर बांध लिया ताकि उसके अनोखे बालों का एक भी रेशा बाहर न गिरे। अपनी पहचान की रक्षा करना अब और भी बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि उसे पता था कि वह शक्तिशाली तीसरे पक्ष से निपट रहा था जिसके साथ उसका हितों का गहरा टकराव था। वह कोई जोखिम नहीं लेने वाला था, एक भी गलती उसे भारी पड़ सकती थी। दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आती सुनकर उसके कान खड़े हो गए। बेला, वह हैरान नजरों से मुड़ा और बाथरूम खोलने ही वाला था कि अचानक वह स्तब्ध रह गया। वह रो रही है, उसे एहसास हुआ जब उसने उसकी दबी हुई सिसकियां सुनी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह उसके करीब नहीं था, वह उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। वह यहाँ एक काम पूरा करने आया था और अपना समय पूरा होते ही चला जाएगा, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। इसके अलावा उन्होंने पहले कभी किसी को किसी भी बात पर सांत्वना नहीं दी थी, खासकर किसी किशोर को। पिता की मृत्यु जैसी गंभीर बात पर तो बिल्कुल नहीं। उसने अपना सिर हिलाया और उसे टालने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोलने के लिए बहुत शोर मचाया, किसी न किसी चीज से बहुत शोर मचाया। उसे पहले से ही यह चेतावनी दे दी कि वह बाहर आने वाला है, ताकि वह जल्दी से खुद को साफ कर सके। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उसे कुछ भी पता न हो। उसने दृढ़ भाव से सिर हिलाया, एक ऐसा भाव जिसे सुनकर रूई अंदर ही अंदर आहें भरने लगी। ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को संभाल लिया है, यह एक अच्छा संकेत है। रूई ने योजना बनाने का काम उस पर छोड़ दिया था। यदि उसकी भावनात्मक स्थिति बहुत अविश्वसनीय हुई तो वह मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय ले सकता था। जब हम अगले जिले में पहुंचेंगे तो हमें सुरक्षा के लिए एक बार फिर अपने कपड़े बदलने होंगे, उसने उससे कहा। रूई ने सिर हिलाया। अगला जिला 14वां है, मुझे लगता है।
बेला ने सिर हिलाया। हजिन के अन्य बाहरी जिलों की तुलना में जिला 14 असंगत रूप से व्यावसायिक है। व्यापारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों और उपभोक्ताओं का यहाँ बहुत अधिक आना जाना लगा रहता है। हम दोनों किसी भी तरह से अलग नहीं दिखेंगे, और जब तक हम अपना सिर नीचे रखेंगे, लोमाइनस के लिए हमें ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाएगा। रूई ने सोच में डूबकर उसकी ओर देखा। तुमने एक छोटी सी माल परिवहन कंपनी के निदेशक से अपने संबंध का उल्लेख किया था। वह कहाँ स्थित है? जिला 23 में, हाजिन शहर की सबसे बाहरी परत में स्थित एक जिला। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? रूई ने सावधानी से पूछा। उसने जवाब में सिर हिलाया। मैं उन्हें अपनी पूरी जिंदगी से जानती हूँ, मेरे पिता और वे एक दूसरे को दशकों से जानते हैं। रूई ने हल्के से कंधे उचकाए। अगर वह सोचती है कि वह भरोसेमंद है, तो वह केवल उसके नेतृत्व का पालन कर सकता है। हमारे परिवहन के साधनों के बारे में क्या? जब तक हम उप निदेशक से नहीं मिल लेते, हमें पैदल ही यात्रा करनी होगी, उसके बाद हमें शायद कोई परिवहन मिल जाए। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ही दिनों में इतनी दूर तक पहुंच सकते हो? रूई ने पूछा। मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने आह भरते हुए अपनी बातचीत को समाप्त किया। उन दोनों ने कुछ अंतिम तैयारियां की। रूई ने वास्तव में सुरक्षा के लिए अपने भेष में अपनी मार्शल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जबकि उसने अपने ढीले कपड़ों के भीतर मुखौटा छिपा रखा था। भेष ने उसकी हरकतों में थोड़ी बाधा डाली, लेकिन गतिशीलता की वह छोटी सी कीमत लाभ के लायक थी। ये बहुत अधिक कष्टदायक होगा यदि लोमाइनस उन्हें ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि एक यात्रा करने वाले मार्शल अप्रेंटिस के साथ छिपे हुए बालों वाली महिला की रिपोर्ट है। उनका अगला लक्ष्य 2 जिलों की दूरी पर था। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वे पारगमन के दौरान लंबे अंतराल की चिंता नहीं करेंगे तथा अपनी यात्रा में छोटे अंतराल और लंबी दूरी तय करेंगे। एक बार जब वे चल पड़े, तो अगले जिले तक पहुंचने के लिए उन्हें तेज गति से चलने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। बेला ने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा थक गई थी। एक ऐसी जीवनशैली जीने के बाद, जिसमें उसे शायद ही कभी अपनी शारीरिक सीमाओं से परे जाने की जरूरत पड़ी हो। आखिरकार वह इतनी थक गई कि वह लगभग गिर पड़ी, और रूई को उसे एक बार फिर से उठाना पड़ा। फिर उसे जिला 14 से होकर एक चक्करदार रास्ता लेना पड़ा ताकि वे घनी आबादी वाले जिले में ध्यान आकर्षित करने से बच सकें। क्या तुम थके नहीं हो? उसने उसे पकड़ते हुए हल्के से हाँफते हुए कहा। तुम अकादमी से पैदल ही यहाँ तक आए हो। NOWELLBEJAN.CO। रूई ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ये प्रशिक्षु होने का सबसे अच्छा हिस्सा है, हमें थकने में बहुत समय लगता है। क्या तुमने कायाकल्प औषधि ली थी? उसने अपने बालों को झुकाते हुए और जिज्ञासा से अपनी भूरी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। तुमने बताया था कि तुमने कुछ लिया था। रूई ने अपना सिर हिलाया। ये दिमाग को तरोताजा करने के लिए थे, सोने की जरूरत को खत्म करने के लिए। बेला ने सिर हिलाया। वह खुद भी मानसिक कायाकल्प औषधियों से अच्छी तरह परिचित थी। तुम्हारे पास इतनी सहनशक्ति कैसे है? रूई ने बताया, ये कठोर गहन शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से मेरी सहनशक्ति को बढ़ाने से आता है, और हेलिकल ब्रीदिंग नामक एक प्रशिक्षु स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक से भी आता है। यह ऊर्जा खपत की दक्षता को बढ़ाता है, जिससे आप कम प्रयास के साथ समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बेला ने सिर हिलाया। मार्शल आर्टिस्ट होना बहुत अच्छी बात होगी। आपके पास इतनी शक्ति है, आप अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते होंगे। रूई ने उसके शब्दों के बारे में सोचा। ये कुछ हद तक सच था, जब तक कि उसका प्रतिद्वंद्वी मार्शल अप्रेंटिस न हो। आम इंसान ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में उसने वास्तव में सोचा था। उसने कभी भी अधिक शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने मार्शल पथ पर अपनी यात्रा शुरू नहीं की। उसका लक्ष्य हमेशा के लिए अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास और विकास करना था। बस यही उसे सच्चा उत्साह और संतुष्टि देता था। भौतिक सुरक्षा अंततः एक अच्छा बोनस मात्र थी, यह उनकी प्रेरणा या लक्ष्य नहीं था। इसके अलावा प्रशिक्षु बनने के बाद से अकादमी में अपना अधिकांश समय बिताने के कारण उसे बढ़ी हुई सुरक्षा की भावना का ज्यादा अनुभव नहीं हुआ था। चूंकि जैसे ही वह मार्शल अप्रेंटिस में पहुंचा, उसे तुरंत एक्सप्लोरेशन स्टेज से बाहर निकाल दिया गया और प्रशिक्षु अनुभाग में भेज दिया गया। वह तुरंत मार्शल अप्रेंटिस से घिर गया, जो शुरू में उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। बेशक उसके बैच के मार्शल अप्रेंटिस भी थे जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। फिर सीनियर बैच के मार्शल अप्रेंटिस भी थे, जिन्होंने अपने बैच के मार्शल अप्रेंटिस से ज्यादा तकनीक और अनुभव हासिल किया था। जब आपके सभी साथी आपसे अधिक शक्तिशाली हो तो शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करना आसान नहीं होता।
अकादमी के बाहर उन्होंने केवल एक बार समय बिताया था जब वे शीतकालीन अवकाश के लिए घर गए थे, लेकिन वह भी बहुत कम समय था। उनके पास वास्तव में इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने का अधिक समय नहीं था कि अब जब वे मार्शल प्रशिक्षु थे तो दुनिया उन्हें कैसी दिखाई देती थी। हालांकि अब जब उसने इसके बारे में और सोचा तो उसे इस भावना का और भी एहसास हुआ। उसे इस मिशन में सुरक्षा की एक मजबूत भावना थी। एक मार्शल अप्रेंटिस के रूप में वास्तव में केवल एक और मार्शल अप्रेंटिस ही उसे चुनौती दे सकता था, और यह मिशन कम से कम कठिनाई पैमाने पर ग्रेड 4 होगा यदि इसमें अन्य मार्शल अप्रेंटिस शामिल थे जो संभावित रूप से बहुत अधिक तक पहुंच सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक हमेशा एक मार्शल अप्रेंटिस होने की संभावना थी, लेकिन ये बहुत ही असंभव था क्योंकि यह एक निम्न श्रेणी का मिशन था, इसलिए वह सतर्क था लेकिन फिर भी निश्चिंत था। सुरक्षा की भावना अच्छी है, रूई ने स्वीकार किया। बेला ने सिर हिलाया। मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है, इस आपदा ने मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी असहाय हूँ। अपने आप में तुम सभी मनुष्यों की तरह असहाय हो, रूई ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की। लेकिन एक बार जब तुम हायर इंडस्ट्रीज में अपनी स्थिति मजबूत कर लोगे तो तुम्हारी शक्ति मुझसे कहीं अधिक होगी। शक्ति एक से अधिक प्रकार की होती है। मैं मार्शल आर्ट का अनुसरण इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट पसंद है, न कि इसलिए कि इससे मुझे शक्ति मिलती है। ओह, बेला की भौं ऊपर उठी। तुम मुझे उग्र भावुक किस्म के नहीं लगे, रूई ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यह एक मिशन है इसलिए मुझसे पेशेवर होने की उम्मीद की जाती है। तो फिर आप ये छोटी सी बातचीत क्यों कर रहे हैं? बेला ने पूछा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी चंचलता झलक रही थी। रूई ने कंधे उचकाए। उसने उससे बात करके उसका मूड थोड़ा ठीक किया था, लेकिन वह ये बात जोर से नहीं कहना चाहता था। लेकिन बेला ने फिर भी यह बात नोटिस कर ली थी। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करती हूँ। उसने अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। पिछले कुछ दिन बहुत कठिन रहे हैं। कोई चिंता नहीं, रूई ने संक्षेप में उत्तर दिया। बाकी की यात्रा ज्यादातर समय खामोश रही। रूई ने 14वें जिले से होते हुए अस्पष्ट रास्तों और रास्तों से यात्रा की। कुछ घंटों बाद वे आखिरकार 23वें जिले में पहुंच गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हफ हफ हफ, रूई ने हौंफते हुए कहा। अपनी सहनशक्ति के बावजूद वह थका हुआ था। अपनी स्थिति पर विचार करने के बाद उसने अपने पास मौजूद कायाकल्प औषधियों में से एक लेने का फैसला किया। मुझे लगा कि आप उन्हें बचाने की योजना बना रहे हैं, बेला ने कहा। इस दर से मिशन 3 दिन तक नहीं चलेगा, रूई ने कहा। मुझे लगता है कि अगर आपको मार्शल अप्रेंटिस की क्षमताओं के बारे में अधिक सूक्ष्म समझ होती तो आप मिशन की समय सीमा कम कर देते और कठिनाई बढ़ा देते ताकि आप उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस प्राप्त कर सकें, लेकिन आप भाग्यशाली हैं। ऐसा कैसे? बेला ने आश्चर्य से पूछा। मार्शल अकादमी से मेरा मूल्यांकन मिशन के लिए निर्धारित कठिनाई ग्रेड से कहीं अधिक था, आप देखिए। ओह, बेला ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तो फिर तुमने मिशन क्यों स्वीकार किया? यह मेरा पहला मिशन है, इसलिए मैंने इसे धीरे धीरे करने की योजना बनाई थी। रूई ने कंधे उचकाए, फिर उसे घूरते हुए कहा। लेकिन मिशन की कठिनाई को कम करके आंकने वाले किसी व्यक्ति की वजह से यह योजना सफल नहीं हो पा रही है। खैर, मैंने झूठ नहीं बोला, बेला ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। रूई ने नाक भान सिकोड़ी। मार्शल यूनियन घोर कम रिपोर्टिंग पर दंड लगाती है, यह अनुबंध में निर्दिष्ट है। हाँ, लेकिन वे ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने कम जानकारी दी है। तुम्हें लगता है कि यह मायने रखता है? रूई ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा इरादा मायने नहीं रखता। जब तक वे तुम्हें कम रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, तब तक तुम्हें दंडित किया जाएगा। अगर मार्शल यूनियन लोगों को इस तरह की चीजों से बचने की अनुमति देता है, तो हर कोई सभी मिशनों की कठिनाई को बहुत कम करके आंकेगा। प्रत्येक मिशन मूल्यांकन से कहीं ज्यादा कठिन होगा और मार्शल यूनियन को हर तरफ से धोखा दिया जाएगा। सच है, बेला ने आह भरी। लेकिन एक बार जब मैं हायर इंडस्ट्रीज में अपनी स्थिति मजबूत कर लूंगी तो मैं उनके द्वारा लगाए गए किसी भी मौद्रिक दंड का भुगतान करने में सक्षम हो जाऊंगी। यह जरूर आपकी योजना का हिस्सा रहा होगा, रूई ने हंसते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही था, उसने स्वीकार किया। जब तक मैं अपने पिता द्वारा मुझे दी गई सारी शक्ति और धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। मैंने जो किया है उसकी सजा मैं भुगत सकती हूँ और साथ ही। बेला की आवाज गुस्से में डूब गई। मैं उन लोगों से सजा मांग सकती हूँ जिन्होंने ये सब किया है। टॉस।